गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो आपका पेपर है उसमें स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम एक कोशिश करते हैं। स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण से आप एक छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने स्वतंत्र व्यापार का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी की बात की थी और ये कहा था कि किसी भी प्रकार का राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ थे, उन्होंने इसी बात को प्रोपाउंड किया, इसी बात को प्रतिपादित किया और इस प्रकार से ये बात सामने थी कि अगर एक इनविजिबल हैंड को हम मानते हैं तो जो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था अदृश्य हाथ, तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र होने चाहिए बाज़ार, उनमें पूर्ण प्रतियोगिता होने देना चाहिए और किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संरक्षण शब्द से ये साफ मालूम चलता है कि संरक्षण यानी प्रोटेक्शनिज्म का ये मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब व्यापार होने लगता है तो जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का सामना करना पड़ता है और उस समय सरकार आगे होकर के प्रोटेक्शन भी देती है। तो उसके लिए बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटीज़ और इस प्रकार के कुछ ऐसे जो कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे निर्धारित करती हैं, ऐसे नियम निर्धारित करती है कि जिसके तहत इतना आसान नहीं होता कि कोई भी कंट्री आसानी से अपना माल किसी देश में बेच सके। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो परिमाण तथा विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर निर्भर करता है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नीति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति कहा जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जबकि कुछ नीतियों का व्यापार पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव हो जाता है। साधारणतया विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा 5 प्रकार की व्यापारिक नीतियों को अपनाया जाता है। उसमें पहला प्रकार है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी यानी प्रतिबंधित नीति। नंबर 2 वाणिज्यवादी नीति, पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवादी नीति। और तीसरा है स्वतंत्र व्यापार नीति यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। और चौथा है अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति, मोर फ्री ट्रेड पॉलिसी। और पांचवा है संरक्षण की नीति, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। अब हम स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की नीति को देखते हैं। प्रतिबंधित नीति प्राचीन समय में राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीतियों का अभाव था। व्यापार की सीमा शहरों तथा कस्बों तक ही सीमित थी। शहरों में होने वाला व्यापार अनेक सरकारी प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ था। व्यापारियों को अपनी वस्तुएं निर्धारित कीमतों पर बेचनी पड़ती थी तथा उनके बदले वहीं से दूसरी वस्तुएं खरीदनी अनिवार्य थी। इस प्रकार की कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक देश की मुद्रा उसी देश में ही रहे। उस समय शहरी बाज़ारों का निर्माण हो गया था, परंतु उन बाज़ारों में नाप, तौल, कीमत आदि से संबंधित क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता था। शहर एवं कस्बे अपने क्षेत्र के संपूर्ण आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण रखते थे। क्षेत्रीय उद्योगों को बाह्य प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया जाता था। अभी मैंने आपको बोला कि जो घरेलू जो जैसे जिस देश में दूसरे उद्योग हैं और मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है और तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का सामना करना पड़ रहा है, तो उस देश की अपनी जो उद्योग हैं, अपने जो घरेलू उद्योग हैं, उनको नियंत्रण देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और क्षेत्रीय उद्योगों को बाह्य प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया जाता था। शहर की सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाकर
आयात तथा निर्यात पर नियंत्रण रखती थी। और यह जो स्थिति सामंतशाही, जब तक सामंतशाही थी, फ्यूडलिज्म था, तब तक ये स्थिति रही। फिर वाणिज्यवादी नीति कौन सी है? सामंतशाही के समाप्ति के बाद आधुनिक राष्ट्रों का उदय हो गया। राजा महाराजाओं ने अपने अधिकारों का केंद्रीकरण कर दिया। इस अवधि को व्यापारिक अवधि के नाम से जाना जाता है तथा इसमें प्रचलित नीति को वाणिज्यवादी नीति कहा जाता है। इस अवधि में मुद्रा एवं बहुमूल्य धातुएं, प्रीशियस जो मेटल्स थे, मुद्रा एवं मनी एंड जो मेटल्स थे, व्यक्तियों का मुख्य बहुमूल्य धातुएं व्यक्तियों का मुख्य धन समझी जाती थी। राज्य की शक्ति उसके पास उपलब्ध फौज पर निर्भर करती थी और राज्यादेशों के पालन, आंतरिक शांति व्यवस्था, बाहरी आक्रमणों से रक्षा तथा राज्य के विस्तार हेतु फौज आवश्यक समझी जाती थी। बड़ी फौज के व्यय हेतु अधिक धन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए स्वर्ण एवं बहुमूल्य धातुओं का अधिक महत्व बढ़ गया था। स्वर्ण ही राज्य का मुख्य धन समझा जाने लगा था और इस कारण से प्रत्येक राज्य स्वर्ण में वृद्धि के प्रयास करने लग गया था। राजाओं ने स्वर्ण एवं चांदी का निर्यात बिल्कुल बंद कर दिया था और देशी व्यापारियों द्वारा विदेशों में बेची गई वस्तुओं के बदले निश्चित मात्रा में स्वर्ण लाना आवश्यक कर दिया था। तो अगर कोई भी मर्चेंट बाहर जाता था तो उसको ये कह दिया था कि अगर आप बिजनेस करके आएंगे तो इतना निश्चित मात्रा में आपको स्वर्ण मुद्राएं तो लानी पड़ेंगी। वाणिज्यवादी नीति की मुख्य विशेषता अनुकूल व्यापार संतुलन भी थी, यानी कि निर्यात अधिक और आयात कम। अनुकूल व्यापार नीति, अनुकूल व्यापार संतुलन, इसके अनुसार देश की प्राप्तियां उसके भुगतान से अधिक होनी चाहिए। अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त करने के समस्त जितने भी प्रयास होते थे वो किए जाते थे। इस हेतु निर्यातों को प्रोत्साहन देना तथा आयातों को अत्यधिक करों द्वारा कम करने का इस नीति में का मुख्य उद्देश्य होता था। फिर स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण को अगर आप देखें, उसमें स्वतंत्र व्यापार नीति में क्या होता था कि स्वतंत्र व्यापार नीति का विकास जो है वो वाणिज्यवादी नीति के बाद में हुआ और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाणिज्यवादी नीति के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसका प्रभाव फ्रांस में अधिक था और फ्रांस में ही प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री कैने हुए थे और जो कैने थे और जो तुर्गो थे और कूर्ने, कैने और तुर्गो, ये जो थे इन प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्यवादी नीतियों का तीव्र विरोध किया। वाणिज्यवादी नीति में उद्योगों को अधिक महत्व दिया जबकि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर दी। इसके विपरीत प्रकृतिवादियों ने कृषि को अधिक महत्व दिया था। प्रकृतिवादियों ने वाणिज्यवादियों की जो नियंत्रित व्यापार नीति का विरोध कर स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसे प्रतिष्ठित संप्रदाय ने स्वीकार भी किया। तो स्वतंत्र व्यापार में ये वह नीति हुई जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य आयातों एवं निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता था। एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा का संबंध एक ऐसी वाणिज्य नीति से है जो घरेलू और विदेशी वस्तुओं के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती तथा जो न तो घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की विशेष छूट देती है और न विदेशी वस्तु पर कोई अतिरिक्त भार डालती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति किसी कृत्रिम बाधा को उत्पन्न किए बिना वस्तु एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को स्वीकृति प्रदान करती थी और इसका ये तात्पर्य वही था जो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड का, तो वो किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते थे। और मोर फ्री ट्रेड पॉलिसी कौन सी है? अधिक स्वतंत्र व्यापार नीति का क्या कॉन्सेप्ट है? द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों द्वारा इस नीति को एक्चुअली उसी दौरान अमेरिका और विश्व के जो अन्य देश थे द्वितीय महायुद्ध के दौरान इस नीति को अपनाया गया था और युद्धोत्तर काल में विश्व व्यापार का एक पक्षीय विकास प्रारंभ हो गया। विश्व व्यापार में अमेरिकी प्रभुत्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो डॉलर की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी। आज भी वो हॉट करेंसी है।
प्रायः विश्व व्यापार से विकसित राष्ट्र ही लाभान्वित होते हैं और विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की पूर्ण उपेक्षा होती है। तो उस दौरान यही होती रही और विकासशील राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समानता एवं न्याय के सिद्धांत के आधार पर संचालन एवं विकास हेतु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास प्रारंभ हो गए। इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न देशों ने संगठित होना प्रारंभ कर दिया। व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधित समझौते हुए, जैसे GATT, यूरोपियन साझा अन्य क्षेत्रीय संगठन स्वतंत्र बाजारों के उदाहरण माने जा सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन भी इसी की कड़ी है। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम कल आगे पढ़ेंगे।